कुछ ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी चूक हुई तो पासा पलट सकता है। नीतीश कुमार की अगुवाई में अगर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता है तो इन क्षेत्रों को सुधारने की जरूरत होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, इसमें एनडीए गठबंधन या नीतीश कुमार पिछड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी और की ताजपोशी और सरकार बनाने की स्थिति पैदा हो सकती है। लगभग 26 से 30 सीटें अगर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के हाथ से निकल जाती है, जो कि पिछली बार भी निकल गई थी। पूरी कहानी को लेकर के आईपी गुप्ता ने भी ये बात ऐलान कर दिया है कि वो भी प्रतिनिधित्व देंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इस रणनीति में कुछ ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी चूक हुई तो पासा पलट सकता है। पिछले कई चुनाव में हमने देखा है, 2010 की बात कर लें या फिर 2015 की बात करें, दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग थी। एक में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ थे और दूसरे में महागठबंधन के साथ थे। लेकिन 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार की सीधी लड़ाई तेजस्वी यादव से हुई थी, जिस तेजस्वी यादव को उन्होंने 2015 में सत्ता में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब 2025 के चुनाव की तैयारी और 2025 के चुनाव की तैयारी से पहले 10 साल का ये युवा जो राजनीतिक रूप से परिपक्व होकर के नीतीश कुमार के सामने खड़ा है, यानी सीधी तौर पे आप देख सकते हैं तो नीतीश कुमार का कई विकल्प इंतजार कर रहा है 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसकी चर्चा हम शुरू कर चुके हैं, और आपने देखा होगा कि महाभारत 2025 को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। हमने एक खबर करके आपको बताया कि मगध के क्षेत्र में क्या स्थितियां बनने वाली हैं, उसका एक लेआउट हमने आपको दिया है, उसकी विस्तृत चर्चा हम फिर से आपको करके बताएंगे। लेकिन अभी जो हम आपके सामने करने आए हैं, ये वो क्षेत्र है शाहाबाद का, जहां 2 दर्जन से अधिक विधानसभा की सीटें हैं, और इन सीटों का अगर आकलन हम करें तो नीतीश कुमार यहां पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में अगर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता है तो इन क्षेत्रों को सुधारने की जरूरत होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, इसमें एनडीए गठबंधन या नीतीश कुमार पिछड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी और की ताजपोशी और सरकार बनाने की स्थिति पैदा हो सकती है। पहले से ही हम बता रहे हैं आपको कि जो वर्तमान स्थितियां बनी है उसमें त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं धीरे धीरे करके अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें नजर आने लगी है। आगे बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी, अभी सीट शेयरिंग का समझौता होना है और भी बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन इस बार सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जो शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में हुआ उसको लेकर के अपनी संभावनाएं व्यक्त कर दी हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर उसी तरह की बातें होंगी, ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो परिणाम इस बार और विकट हो सकते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ हम शाहाबाद की जो 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं, हम उसकी चर्चा लेकर के आए हैं, और उसकी परिस्थितियां अभी क्या हैं, हम इस पर आपसे मंथन करने के लिए आए हैं। सबसे पहले शाहाबाद में जो 4 जिले हैं, उन जिलों में लगातार आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। किसी किसी बहाने राजनीतिक दल अपने अपने मंसूबों को लेकर के, अपने योजना को, रणनीति को लेकर के पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्षेत्र 2020 में नीतीश कुमार से बड़ा नाराज था। हम नाराजगी इसलिए बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को इन क्षेत्र में अच्छी खासी असफलता मिली थी। 2024 के चुनाव में भी आपने देखा, लोकसभा के यही वो क्षेत्र था जहां कई सीटों पर, या कहा जाए तो संपूर्ण सीटों पे एनडीए गठबंधन की भग पिट गई। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही वो क्षेत्र है जहां नीतीश कुमार सबसे कमजोर है। यानी 2 दर्जन से अधिक, लगभग 26 से 30 सीटें अगर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के हाथ से निकल जाती है, जो कि पिछली बार भी निकल गई थी, जिसके लिए मुश्किलें पैदा हुई थी, तो क्या होगा। वर्तमान जो स्थिति है उसमें शाहाबाद के, सबसे पहले हम भोजपुर जिला से बात करते हैं। भोजपुर जिला की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में अगर हम बात करें तो आरा से शुरुआत करते हैं, और आरा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अमरेंद्र प्रसाद सिंह यहां से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। पिछली बार यहां से राष्ट्रीय जनता दल जीती थी 2015 में, और 2010 में अमरेंद्र प्रताप सिंह फिर जीते थे। यानी बीच में ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया था। 2015 की बात करें तो 2015 की परिस्थितियां हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उस समय नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। बात हम जगदीशपुर की करें तो यहाँ
अभी राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, यानी पहली सीट आरा की भाजपा के पास, दूसरी सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास। रामविशुन सिंह यहाँ से विधायक हैं, पिछली बार भी 2015 में वही थे, और 2010 में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का ही कब्जा था, दिनेश सिंह है, यानी कि लगातार जगदीशपुर में राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा रहा है। संदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं संदेश में राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, और इसको लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें किरण देवी जो हैं यहाँ से विधायक हैं, जेडीयू से वीरेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन अंतर 2020 में आपको पता ही है लोक जनशक्ति पार्टी और आरएलएसपी ने पैदा किया था, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई थी और जनता दल यूनाइटेड, माफ कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की जीत और जनता दल यूनाइटेड की हार हुई थी। इससे पहले 2015 में अरुण यादव यहाँ से जीते थे, और 2010 में जबकि क्लीन स्वीप जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का ऑरा बहुत बड़ा था, उसमें संजय टाइगर भारतीय जनता पार्टी से जीत करके 2010 में आए थे। शाहपुर की बात करें तो 2 बार से यहाँ राहुल तिवारी जीतते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों बार पिछड़ रही है, और इस बार के चुनाव में तो विश्वेश्वर ओझा के पुत्र ने अपनी मां को खड़ा किया था, और ये स्वाभाविक सीट विश्वेश्वर ओझा की बनती भी थी, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद उनकी हत्या हो गई थी, आपको याद होगा 2020 में, और उसके बाद से कई तरह की बातें भी सामने आई। वो परिवार काफी दुखी भी था, लेकिन वहां से विश्वेश्वर ओझा के जो भब्बू हैं उनको मुक्तेश्वर, माफ कीजिएगा, जो विश्वेश्वर ओझा के भब्बू हैं, जो पहले से भी वहां विधायक रह चुके हैं, 2010 में वो वहां से विधायक बनी थी, और उसके बाद से 2015 में वो हार गई थी। खुद विश्वेश्वर ओझा 2015 में चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे चुनाव, राहुल तिवारी जीते थे। 2 बार से राहुल तिवारी, जो कि शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं, वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। और शोभा देवी 2020 में जब चुनाव हुआ तो वो चुनाव मैदान में थी और दूसरे नंबर पर आई थी। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट दी थी मुन्नी देवी, वो फेंका गई थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब तरारी की बात करें तो तरारी में आपको पता है कि उपचुनाव हुआ है। यहाँ के सुदामा प्रसाद 2020 में जीते थे, जो अब सांसद हो गए हैं आरा से। यही उस टर्निंग पॉइंट की हम बात आपको बता रहे थे। अब तरारी में उपचुनाव हुआ, वहां विशाल प्रशांत हैं, सुनील पांडे के पुत्र हैं, और विशाल प्रशांत इस बार उपचुनाव जीते हैं और विधायक बने हैं। इससे पहले भी सुदामा प्रसाद का ही कब्जा था। इससे पहले जब 2010 की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़े थे नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे, जो चुनाव जीत करके आए थे। बड़हरा की बात करें तो यहाँ बीजेपी का कब्जा है, और 2015 में यहाँ फिर एक बार आपको याद दिलाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ आने से ये सीट जो है बड़हरा वाली, वो चली गई थी राजद के पास। राजद के सरोज यादव वहां से जीते थे। 2010 में राघवेंद्र प्रताप ही जीते थे, लेकिन तब वो राजद के थे, यानी 2 बार राजद, 2010 में भी और 2015 में भी राजद का कब्जा रहा है। एक बार कब्जा जो है बीजेपी का हुआ है। परिस्थितियां आप समझ ही सकते हैं क्या है। अज्ञाओं की बात करें तो यहाँ सीपीआई-एमएल, यहाँ भी उपचुनाव हुआ था, मनोज मंजिल को सजा हुई, उसके बाद से यहाँ चुनाव हुआ और शिव प्रकाश रंजन जो है यहाँ से जीते हैं। इससे पहले जदयू के कब्जे में था, प्रभुनाथ प्रसाद यहाँ से थे, और शिवेश कुमार भारतीय जनता पार्टी 2010 में जीते थे। ये तो आपको हमने बताया भोजपुर जिले के जो सीट है उनके बारे में, लेकिन शाहाबाद के क्षेत्र में ही बक्सर भी है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में भी कमोबेश स्थितियां उसी तरह की हैं। बक्सर की 4 सीटों में से ब्रह्मपुर की सीट राजद के पास है। बक्सर और राजपुर ये 2 सीटें हैं, बक्सर सदर और राजपुर ये 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, और डुमरांव की सीट सीपीआई-एमएल के पास है। यानी कि यहाँ पर क्लीन स्वीप जो है वो महागठबंधन ने कर लिया है, और एनडीए गठबंधन को यहाँ एक भी सीट नहीं मिली है। ब्रह्मपुर की बात करें तो यहाँ शंभुनाथ यादव जो है यहाँ जीते हैं, 2015 में भी जीते थे, और 2010 में दिलमणि देवी जीती थी, जब सबसे बड़ा जनाधार लेकर के नीतीश कुमार आए थे। उसके बाद यहाँ की भी स्थिति है कि यहाँ हुलास पांडे दूसरे नंबर पर रहे थे, और उनके चुनाव लड़ने के चलते ही यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। शंभुनाथ की जीत का यह भी कारण बताया जाता है। वीआईपी से यहाँ जयराम चौधरी को उतारा गया था मैदान में। वीआईपी तब एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी 2020 में। इसके बाद बक्सर सदर की बात करें तो वहां से संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी 2 बार से जीतते आ रहे हैं। दोनों बार उन्होंने, एक बार तो बीजेपी के परशुराम चतुर्वेदी को, और दूसरी बार उससे पहले 2015 में बीजेपी के प्रदीप दुबे को उन्होंने हराया था। बीजेपी की जीत 2010 में हुई थी,
जब वो 91 सीट जीत करके आई थी। सुखदा पांडे को ये सीट मिली थी और वहां से वो जीत करके आई थी, आरजेडी को उन्होंने हराया था। बात हम डुमरांव की करें तो यहाँ से अजीत सिंह जीत करके आए हैं। ये सीट 2015 में ददन यादव के पास थी, जो जदयू के टिकट पर, जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। वहां आरएलएसपी दूसरे नंबर पर रही थी 2015 में। इस बार जेडीयू की अंजू मारा यहाँ से चुनाव लड़ी थी, ददन पालवान का टिकट कट गया था। अंजू मारा भी यहाँ हार गई और यहाँ भी आरएलएसपी अपना प्रभावी जो है वो प्रदर्शन किया था, जिसके चलते परिणाम बदल गया। बात करें हम तो यहाँ से 2010 में जेडीयू से दाऊद अली जो है वो चुनाव जीते थे। बात राजपुर की करें तो यहाँ हमने पहले बताया कि कांग्रेस का कब्जा है, यहाँ से विश्वनाथ राम चुनाव जीते हैं। विश्वनाथ राम के बारे में आपको पता है कि वो पहले बीजेपी में हुआ करते थे और 2015 का चुनाव भी बीजेपी से लड़े थे लेकिन हार गए थे। वहां संतोष निराला जीते थे जदयू के। संतोष निराला, आपको पता है कि 2015 में नीतीश कुमार अलग थे। संतोष निराला जेडीयू के टिकट पर ही 2010 में भी लड़े थे और जीते भी थे। अब ऐसी स्थिति जो हो गई कि 2 बार संतोष निराला वहां से जीते और विश्वनाथ राम को इंतजार करना पड़ा, नहीं जीत पाए। उन्होंने पाला बदल लिया और कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के चलते उनको जीत भी मिली। और यहाँ भी समीकरण आपको जैसा कि पता ही है कि यहाँ बीएसपी जो है वो और जेडीयू के संतोष निराला यहाँ से चुनाव लड़े थे जो हार गए। बीएसपी ने यहाँ अंतर पैदा किया और यहाँ भी राजपुर में भी आरएलएसपी और अन्य दल जो है वहां काफी प्रभावित है। इसके अलावे शाहाबाद के क्षेत्र में ही कैमूर आता है, यहाँ भी 4 सीटें हैं और 4 सीटों में अगर हम बात करें तो रामगढ़ जो है अब बीजेपी के पास आ गया है, पहले आरजेडी के पास था। उपचुनाव में यह परिवर्तन हुआ है। मोहनिया जो आरजेडी के पास था, उसकी जो कैंडिडेट है, जो विधायक है संगीता कुमारी, वो कूद करके आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गया है। भभुआ की बात करें तो यहाँ भरत बिंद है, ये भी आरजेडी पास था लेकिन ये सीट भी अब जदयू के पास है क्योंकि भरत बिंद कूद करके आ गए हैं। अब देखिए कि जेडीयू में रहते हैं या बीजेपी में जाते हैं। चैनपुर की बात करें तो यहाँ जमा खान है, यहाँ भी कूद करके जमा खान जदयू में पहुंच गए हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा कैमूर का क्षेत्र जो है वो आरजेडी और कांग्रेस और बीएसपी से छिन गया है। यानी कि इन सीटों पे गजब का ट्विस्ट हुआ है। पहली सीट रामगढ़, जहां उपचुनाव हुआ, आरजेडी से छिन गया, पारंपरिक सीट भी कहा जाता था। यहाँ अशोक सिंह जीत गए हैं बीजेपी के, जो पिछली बार हार गए थे। 2010 में भी अशोक सिंह चुनाव लड़े, 2015 में भी अशोक सिंह चुनाव जीते थे बीजेपी से। अब मोहनिया की बात करें तो यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ भी बड़ा ट्विस्ट हुआ। यहाँ भी वो प्रवक्ता बन गई हैं बीजेपी की, आपने देखा भी होगा कई बार उन्होंने कहा है, तो यहाँ भी एक ट्विस्ट आया है। भभुआ की बात करें तो भरत बिंद यहाँ भी छोड़ करके अपने जो पुराना दल है उसको वो सीधे चले आए हैं एनडीए गठबंधन की तरफ। और चैनपुर में भी आपको पता ही है कि चुनाव खत्म हुआ, बीएसपी से जीत करके आए जमा खां और जदयू में आए हैं, मंत्री भी हैं जदयू सरकार में। अब बात करते हैं रोहतास की। रोहतास में 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों पर का भी समीकरण लगभग मिला जुला करके उसी तरह से है। ये हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये निश्चित रूप से अगर उनको उनकी अगुवाई में ये चुनाव होता है तो उनके लिए बड़ा कठिन होगा इसमें सामंजस्य बिठाना। और चेनारी की बात करें तो यहाँ मुरारी गौतम है और यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है। मुरारी गौतम ने भी अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को छोड़ दिया है और वो, क्योंकि मुरारी गौतम आपको पता होगा कि 17 महीने की सरकार में वो मंत्री भी थे, लेकिन अब वो कूद करके जदयू में या बीजेपी में देखना होगा कहां उनको जाते हैं और कहां से उनको टिकट मिलता है। 2024 में इनको संभावना थी, ये चाह रहे थे कि इनको सासाराम से या कहीं और से इनको टिकट मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। बात अगर करें हम सासाराम की तो सासाराम में राष्ट्रीय जनता दल के विजय गुप्ता हैं। यहाँ जेडीयू के अशोक कुमार की हार हुई थी और रामेश्वर प्रसाद, आपको पता है ना, लोक जनशक्ति पार्टी में बीजेपी से जाकर के चुनाव लड़े थे। इसका भी अंतर पड़ा था 2020 में और उसका नतीजा आपके सामने है। बात हम चेनारी की कर रहे थे, उसमें ललन पासवान जीत करके आए थे 2015 में और 2010 में यहाँ से श्याम बिहारी राम जीत करके आए थे, जबकि ललन पासवान दूसरे नंबर पर रहे थे। आरएलएसपी से वो जीत करके भी आए थे और आरएलएसपी से 2010 में चुनाव भी लड़े थे। अब सासाराम की बात हमने किया तो वहां अशोक कुमार जो है आरजेडी के, वो जीत करके आए थे 2015 में और बीजेपी के जवाहर प्रसाद 2010 में जीते थे। ये वो दौर था जब पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस क्लीन स्वीप की तरफ आ गई थी। 2010 में मात्र 22 सीटें ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के छोड़ा था, या 22 सीटों पर ही वो जीत पाए थे। इसके अलावा आपको बता दें करहगर की बात करें तो यहाँ संतोष मिश्रा कांग्रेस के जीते हैं।
इसके अलावा यहाँ जनता दल यूनाइटेड के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर है और बीएसपी ने यहाँ अंतर पैदा किया। यहाँ भी बड़ा ट्विस्ट हुआ। वशिष्ठ सिंह जेडीयू से चुनाव लड़े थे, 2015 में वो विधायक बने थे। आरएलएसपी के वीरेंद्र सिंह यहाँ से हार गए थे। तब आरएलएसपी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ 2015 में चुनाव लड़े थे। जदयू के 2010 में रामधनी सिंह जीत करके आए थे और एलजेपी से शिवशंकर सिंह यहाँ से हार गए थे। दिनारा की बात करें तो यहाँ विजय मंडल अभी वर्तमान विधायक हैं। 2 बार से यहाँ जय कुमार सिंह चुनाव जीत रहे थे, 2010 में भी 2015 में भी जदयू के टिकट पर। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट पैदा हुआ कि 2020 में राजेंद्र सिंह, जिनको 2015 में हराया था जय कुमार सिंह ने, वो भी चुनाव लड़े और जय कुमार सिंह भी चुनाव लड़े। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पहुंच गई और जय कुमार सिंह को बुरी तरह से हराने का काम जो किया है वो राजेंद्र सिंह ने किया था। हार जीत का आंकड़ा जो था वो 1000 के आसपास वोटों का था। इसका सीधा मतलब समझते हैं कि राजेंद्र सिंह अभी वर्तमान में बीजेपी में है, संभावना है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे भी। और भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं, यहाँ तक कि जगतानंद सिंह के बड़े भाई थे उनका भी नाम आ रहा है, सच्चिदानंद सिंह का, उनके पुत्र जो हैं उनके चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। अब इन सारी बातों को लेकर के देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। अमरदयाल सिंह हैं जो बीजेपी अभी जो ज्वाइन किए हैं, उनका भी नाम चल रहा है। खास करके राजेंद्र सिंह और जय कुमार सिंह के बीच का जो टकराव है ये जदयू और भाजपा का भी टकराव है। देखना ये होगा कि इसमें होता क्या है इस बार 2025 में। लेकिन यहाँ भी टकराव की स्थिति है और यही कारण है कि सीट चला गया था। राजेंद्र सिंह एलजेपी से चुनाव लड़े थे 2020 में, यह हमने बता दिया। 2015 में उनको टिकट मिला था, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार उनसे अलग थे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे वो, तब जय कुमार सिंह की जीत हुई थी और दूसरे नंबर पर राजेंद्र सिंह रहे थे। यहाँ 2010 में जय कुमार सिंह जीते थे, तब सीता सुंदरी आरएलएसपी से चुनाव यहाँ लड़ी थी। इसके अलावा जो बात सामने आ रही है उसमें रोहतास की जो अगली सीट है वो नोखा है। नोखा से अनीता देवी लगातार जीतते आ रही हैं। अनीता देवी 2015 में भी जीती थी, लेकिन 2010 में रामेश्वर प्रसाद यहाँ से चुनाव लड़ करके आए थे। रामेश्वर प्रसाद आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वो भी 2015 में चुनाव जाकर के लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी से। बात डिहरी की करें तो डिहरी में फतेह बहादुर कुशवाहा हैं, आपने देखा होगा, अक्सर बयानों में रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण यादव को हराया था। इसके अलावा अगर हम बात करें काराकट की तो ये वो सीट है जहां पर आपने देखा होगा कि फिर इस बार ट्विस्ट हुआ था। हालांकि काराकट ये विधानसभा है, लेकिन लोकसभा में बड़ा ट्विस्ट हुआ था। सीपीआईएमएल के अरुण सिंह यहाँ से अभी वर्तमान में विधायक हैं। इन्होंने बीजेपी के राजेश्वर राज को हराया था। आरएलएसपी यहाँ से भी चुनाव लड़ी थी, जिसने अंतर पैदा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण बनी थी। इसके साथ साथ 2015 में संजय सिंह यहाँ से जीत करके आए थे राष्ट्रीय जनता दल से और राजेश्वर राज भारतीय जनता पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ सीपीआईएमएल के अरुण सिंह जो जीत करके 2020 में आए, वो 2015 में तीसरे नंबर पर थे। राजेश्वर राज 2010 में जदयू के टिकट पर लड़े थे और आरजेडी के मुन्ना राय को उन्होंने हराया था। यहाँ भी अरुण सिंह जो है वो तीसरे नंबर पर ही रहे थे, जो 2020 में चुनाव जीत करके मैदान में आए हैं। इसके बाद आपको बताएं जातीय समीकरण की हम अगर बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी जो जातीय गणना हुई है बिहार में, जिसकी 2023 में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 63% के आसपास, कुछ ज्यादा पिछड़ा और अति पिछड़ा का संख्या है, जिसमें 36% अति पिछड़ा है और 27% से अधिक पिछड़ा वर्ग है। इन दोनों को मिलाकर के ये समीकरण इस क्षेत्र में, शाहाबाद के क्षेत्र में भी आता है। लेकिन सवर्णों की एक बड़ी भूमिका यहाँ होती है, कुशवाहा समाज की बड़ी भूमिका होती है। और कुशवाहा समाज आपको पता है कि पिछड़ा वर्ग में यादवों के बाद लौकुश समीकरण का एक हिस्सा है, जो कि लौकुश समीकरण एक साथ एक मुश्त अपना वोट करता है। 8-9% के आसपास इसका वोट है। ऐसी स्थिति में सवर्ण यहाँ फैसला करते हैं और यहाँ के लोग कृषि प्रधान क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कुशवाहा समाज भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। इसके साथ साथ जो राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, जो काश्तकार हैं, खेतिहर हैं, वो भी इसमें फैसला करते हैं। दलित समाज का भी अच्छा खासा यहाँ पुट है। इस क्षेत्र में आपको पता होगा कि एक से एक दलित नेता हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में बाबू जगजीवन राम से शुरू कीजिएगा तो लंबी फहरिस्त है नेताओं की। ये सभी दलित वर्ग के जो 19% से ज्यादा हैं, लगभग 20% के आसपास हैं, ये लोग भी इस बार फैसला करेंगे और जातीय गणना के बाद इनका भी आंकड़ा आया है और ये भी अपना हिस्सेदारी चाह रहे हैं।
अति पिछड़ा समाज में भी जिन लोगों को प्रतिनिधित्व अब तक नहीं मिला है, उसके लिए भी हमने आपको बताया ही कि किस तरह से जो नई नई पार्टियां हैं, आईपी गुप्ता के पदार्पण होने के बाद अति पिछड़ा समाज में एक ऐसा दल है जो अति पिछड़ा समाज को गाइड कर रहा है। तो वहीं विद्यापति चंद्रवंशी, आपको पता है कि वो अति पिछड़ा समाज को लेकर के एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप महागठबंधन में देखेंगे तो अति पिछड़ा के एक बड़े नेता मुकेश सहनी वहां मौजूद पहले से हैं। यानी अति पिछड़ों के वोट बैंक को लेकर के जो मारामारी चल रही है, उसके साथ साथ जो लगभग 100 से ज्यादा जातियां हैं अति पिछड़ा समाज में, उनमें से बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, लगभग 100 के आसपास ऐसी जातियां हैं जिनको अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब वो अपने प्रतिनिधित्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि ताती तत्वा समाज भी है, इनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अब ये अपने अधिकार के लिए और अपने आरक्षण के लिए जो इनको एससी से ला करके अति पिछड़ा में ठेल दिया गया, इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावे प्रशांत किशोर इस वोट बैंक में बड़ी संदमारी कर रहे हैं। और उपचुनाव में आपने देखा होगा कि हरवाने का सबसे बड़ा कारण जो था राष्ट्रीय जनता दल को, उसमें बड़ा रोल निभाया था। 2% के आसपास वोट आया था, 10,000 के आसपास हर वोट पर एवरेज उनको वोट आया था। इसको लेकर के भी वो उत्साहित हैं और इस बार भी अंतर पैदा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आपको बता दें कि 2-3 समस्याएं हैं जिसको लेकर के इस क्षेत्र के लोग काफी नाराज रहते हैं, नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी से। पहली बात तो ये कि यहाँ जल संसाधन जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। हालांकि कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ हो जाता है, सही किसानी के लिए माहौल नहीं मिल पाता है, धान खरीद की को लेकर के और भी कई समस्याओं को लेकर किसान परेशान रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जिस पर हम गर्व करते हैं, वो नौजवान है। नौजवान इस क्षेत्र के सेना में बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं और उसके लिए तैयारियां भी करते हैं। जब से अग्निवीर योजना आया है तब से इस क्षेत्र के लोगों ने नेगेटिव वोटिंग शुरू कर दिया है और इसका नतीजा भी आपको देखने को मिला होगा। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें भोजपुर में जो 7 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें एनडीए के पास है, 5 सीट उसमें महागठबंधन के पास है। बक्सर की 4 सीटों में से 4 सीट जो है वो एनडीए के पास है। और क्यों है ये आपको अच्छी तरह से पता है, उपचुनाव में कुछ लोगों को दाएं बाएं होना पड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैमूर की बात करें तो कैमूर की 4 में से एक भी सीट नहीं है एनडीए गठबंधन के, 4 की 4 सीटें महागठबंधन के पास है। रोहतास की 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में से एक भी सीट एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। ये 7 की 7 सीट जो है वो चली गई हैं महागठबंधन के पास, यानी महागठबंधन का पलड़ा यहां भारी है। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनौतियां होंगी खास करके सरकार में बैठी हुई एनडीए गठबंधन के लिए, वो है जातीय समीकरण। जातीय समीकरण को लेकर के नीतीश कुमार ने किया तो जरूर है, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज जो अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, उसे देने के लिए एक तरफ जहां आपने प्रशांत किशोर की बात सुनी होगी वो देने के लिए तैयार है, तो वही इस पूरी कहानी को लेकर के आईपी गुप्ता ने भी ये बात ऐलान कर दिया है कि वो भी प्रतिनिधित्व देंगे। वो भी अपने अति पिछड़ा समाज के, अपने ताती तत्वा के अलावे जो वो एक लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की अब तक घोषणा कर चुके हैं, 150 सीटों पर। उन सीटों में वो अलग अलग जाति और अपने समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देंगे। इसकी भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता जो है, नीतीश कुमार के कभी इधर कभी उधर आने का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नीतीश कुमार पर भरोसा जमाना बड़ा मुश्किल होता है और इस क्षेत्र के लोग राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व हैं। राजनीति का यह अखाड़ा माना जाता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां खूब राजनीति होती है। इसके अलावा जो वक्फ बिल है उसको लेकर के भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। पहले से ही यहां थे परेशान कि इन शाहाबाद के क्षेत्र में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद अब वक्फ बिल आ गया है। इसके बाद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के जो एक नया चल रहा है कि कौन सत्ता में आएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। दोनों ही गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, दोनों ही गठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग का समझौता तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसमें भी बिखरा होगा। और सीट शेयरिंग के साथ साथ सीटों का समीकरण बैठाना बहुत जरूरी है, जिसकी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे थे। बार बार उनका कहना है कि सीटों के समीकरण बैठाने में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसको माइक्रो लेवल पे जांचने की जरूरत है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसको लेकर के शाहाबाद का जो ये 2 दर्जन सीट है वो सरकार बनाने में और नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला करने में बहुत अहम रोल निभाता है। अगर जरा सा भी नीतीश कुमार से या भारतीय जनता पार्टी से चूक होती है तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पेपर लीक का मामला जो है ना खूब इस बार उछला है।
खास करके आप बीपीएससी वाले मुद्दे पर आप देख लीजिएगा कि ये भी एक बड़ा मुद्दा हुआ है जो आने वाले समय में चुनाव का एक मुद्दा बन सकता है। इसके बाद पलायन सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर के इस क्षेत्र के लोग, आप जाइएगा तो आपको घर घर से पलायन किए हुए लोग नजर आ जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए निकले हुए हैं। न फैक्ट्री है न किसी तरह का कोई रोजगार है, उसको लेकर के भी लोग परेशान हैं। नौकरी और रोजगार एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है और इसी को लेकर के जहां एक तरफ आईपी गुप्ता, वहीं आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी इस पर काफी कुछ कह रहे हैं। एक तीसरे गठबंधन की तैयारी चल रही है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो नेतृत्व का परिवर्तन है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इन सब के बाद जो रेवड़ियां बांटने का जो चल रहा है प्रचलन, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा कि उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन योजना ला करके 2500 रुपया खाता में सीधे भेजेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी स्टार्ट कर दिया है कि वो भी करेगी ऐसा ही। इसका सीधा मतलब है कि जो वर्तमान स्वरूप है उसमें जो सर्वे रिपोर्ट आया है, जो सर्वे अभी लेटेस्ट सर्वे जो है उसमें एनडीए गठबंधन को, हालांकि जो वर्तमान स्वरूप है एनडीए गठबंधन का 5 दलों का, उसमें 50% के आसपास उनको समर्थन जनता का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो समर्थन है जो अनडिवाइडेड, जिसमें 5 दल शामिल हैं, लेकिन इसमें से जरा सा भी 19-20 होता है तो परिस्थितियां बदलेगी। वहीं अगर बात करें हम तो महागठबंधन को भी लगभग 40% के आसपास समर्थन मिल रहा है। हालांकि सीटें उसकी ज्यादा है, यह बात आपको हमने पहले बता दिया है। इसके बाद जनसुराज 2% वोट लेके आया, उसी को आंकड़ा मान कर, आधार मान करके उसके वोट में इजाफा होने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 10% के आसपास वोट बच रहे हैं वो वोट किस तरफ जाएंगे, उसी वोट पर मेन खेल है। और वही वोट जो है उपेंद्र कुशवाहा का भी हो सकता है, वही वोट चिराग पासवान का भी हो सकता है, वही वोट आईपी गुप्ता का हो सकता है या प्रशांत किशोर का हो सकता है। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि शाहाबाद के क्षेत्र की जो 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो एनडीए गठबंधन है वो थोड़ा मुश्किल में जरूर है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल में है, जिसने 2024 के परिणाम में उसे बता दिया है कि हम आपके साथ खड़े नहीं हैं, वहां की जनता उनके साथ नहीं है। समस्या क्या है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत सारी बातें जिसका हमने अभी भी उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और सनातन, इसके बाद जीतन राम मांझी जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन चूंकि मगध से सटा हुआ क्षेत्र है तो बहुत क्षेत्रों में उनका भी प्रभाव रहेगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान यूथ आइकॉन के रूप में सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी के रूप में भी उनको देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी जो लगातार आपने देखा होगा कुशवाहा समाज को जगाने और बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं, एक यूथ आइकॉन के रूप में उनको भी देखा जा रहा है। अब रहा सवाल कि इन सब के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका क्या रहेगी। सीट शेयरिंग के समझौता में उपेंद्र कुशवाहा को यदि मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो आप मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा विद्रोह कर सकते हैं और उसका घाटा कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को मिलेगा। पिछली बार 2024 में भी देखने को मिला और इस बार शाहाबाद का क्षेत्र साधने में यदि सफल नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, तो ऐसी स्थिति में उसे सरकार बनाने के लिए मुश्किल में आना पड़ सकता है और 122 के आंकड़े को जुटाने में उसे मशक्कत करनी पड़ सकती है। 2020 में भी ये हुआ था और इस बार तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट हुई हैं। तीसरा कोण बहुत मजबूत पैदा हुआ है जो पिछली बार 2 भाग में डिवाइडेड था, उपेंद्र कुशवाहा अलग थे और चिराग पासवान अलग थे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन जो सामने सर्वे रिपोर्ट है उसमें कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है और ये कांटे की टक्कर चुनाव परिणाम आते आते तक थोड़ा सा 19-20 होती है, जो कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से फिसल जाती है। एंटी इनकम्बेंसी, बहुत सारी चीजें हैं, सरकार में जो रहता है, जो पावर में रहता है, उस पर एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ मुकेश सहनी आकर के उनको और मजबूत किए हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है और ये फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन के बनिस्पत। यानी सीधी तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार ताजपोशी अगर जरा सा भी चूके नीतीश कुमार तो किसी और की हो सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। महाभारत 2025 का ये सिलसिला अब लगातार आपके साथ जारी रहेगा। हम अगली कड़ी में लेकर के आएंगे सिवान और छपरा, इन क्षेत्रों में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है और ये क्षेत्र क्या कह रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता क्या कह रही है,
इनका सर्वे रिपोर्ट क्या बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।